बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एसएसटी की लेक्चर वाइज सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज हम सिविक्स का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। इसमें सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमसे आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएसटी या पाकिस्तान में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सिविक्स का जो पोर्शन होता है उसमें हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिविक्स के एमसीक्यूज़ बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम जगह पर मिल रहे हैं, तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगा इसके जो है बहुत सारे पार्ट्स बनाऊं जिससे आपको जो है सिविक्स में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट टू फ्रेज रिफर्स टू एक्शंस टेकन टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटीज़। नीचे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं इनमें से सूटेबल ऑप्शन कौन सा है जब गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है जो अकलती जो हमारी कौमें हैं हमारे पाकिस्तान में और जो औरतें हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए जो एक्शंस लेती है हमारे गवर्नमेंट, उसको हम क्या बुलाते हैं, कौन सा जो है उसके लिए वर्ड दुरुस्त है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसको हम बुलाते हैं अफर्मेटिव एक्शन। अगला क्वेश्चन है इफ़ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर प्रोडक्ट्स देन इट इम्पोर्ट्स इट इज़ सेड टू हैव अ फेवरेबल वाट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सपोर्ट हम किसको बुलाते हैं। एक्सपोर्ट की उर्दू में माना है बरामदात। ठीक है, जो चीज़ें हम अपने मुल्क से बाहरी मुल्क जो है भेजते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल, उनको जो है बेचने के लिए। और इम्पोर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बाहर से हम अपने मुल्क में मंगवा रहे हैं। ठीक है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं दरामदात। अब इसमें पूछ रहा है कि एक कंट्री जो जिसके जो है बरामदात उसके दरामदात से जो है वो ज़्यादा हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब एक कंट्री जो सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स बाहर भेज रही है और बाहर से कम मंगवा रही है तो उसको हम बुलाते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड सरप्लस। इसके अपोजिट अगर कोई कंट्री बाहर से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मंगवा रही है और अपने प्रोडक्ट्स बाहर जो है वो कम भेज रही है तो उसको हम बुलाते हैं ट्रेड डेफिसिट। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर्ड रिफर्स टू द एक्ट ऑफ एब्सटेनिंग। एब्सटेनिंग का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ इस्तेमाल करने से या किसी चीज़ करने से रोकना। फ्रॉम यूजिंग और बाइंग एन आइटम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट। किसी को किसी चीज़ को इस्तेमाल करने या ख़रीदने से रोकना, ये मतलब जब इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, किसी को मना करते हैं कि भाई आपने ये चीज़ नहीं खरीदनी, ये चीज़ जो है वो आपने यूज़ नहीं करनी, तो उसको हम क्या बुलाते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसको हम बुलाते हैं बाइकॉट। जैसे कल वाली इस्लामियात वाली वीडियो में मैंने बताया आपको कि सोशल बाइकॉट कब किया था मुसलमानों ने, 7 नबवी में किया था और 10 नबवी तक किया था। ठीक है, जैसे जो है स्वदेशी मूवमेंट में जो है इंडियंस ने ब्रिटिश गुड्स का जो है वो बाइकॉट किया था, तो इस वजह से बाइकॉट टर्म मैंने देखा तो आपको ये बता दिया। अगला क्वेश्चन है व्हेन द फेडरल गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी दैट इट रिसीव्स इन रेवेन्यू व्हाट इज़ दिस। एक फेडरल गवर्नमेंट जो कि अपना खर्च ज़्यादा करती है लेकिन रिटर्न में जो उसको टैक्स मिलता है आवाम से, जो कि जिसको हम नेशनल रेवेन्यू बुलाते हैं, वो उसको कम रिसीव होता है और फेडरल गवर्नमेंट के खर्चे जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, उसके लिए कौन सा टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बजट डेफिसिट। अगर कोई गवर्नमेंट इसके अपोजिट, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट खर्चा कम करती है लेकिन उसका रेवेन्यू जो कि वो टैक्स कलेक्ट करती है वो ज़्यादा होता है, मतलब जितना वो स्पेंड करती है उससे ज़्यादा वो अर्न करती है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं बजट सरप्लस। अगला क्वेश्चन है मैन इज़ अ सोशल एनिमल हु सेड दिस। पता नहीं कितनी मरतबा काफ़ी मरतबा जो है लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट दी किसने थी कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये स्टेटमेंट दी थी अरिस्टोटल ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉज। हमारे गवर्नमेंट में, ठीक है, ऐसा कौन सा इदारा है जो कि लॉज को इंटरप्रेट करता है, मतलब एक्सप्लेन करता है, लोगों को उनकी मीनिंग बताता है, उनकी तशरीह बताता है, उनकी तर्जुमानी करता है। ठीक है, हमारे पास ऐसा कौन सा इदारा है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वो हमारे पास है जुडिशरी, जो कि लोगों को बताता है कि भाई हमारे लाज में ये लिखा हुआ है, अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको ये सज़ा होगी, ये चीज़ करेंगे ये सज़ा होगी। ये क्या हो गया, ये ला की एक तरह से तर्जुमानी हो गई ना, एक तरह से इसकी तशरीह हो गई कि भाई आप ये गुनाह करेंगे तो आपको ये सज़ा होगी, आप ये ऑफेंस करेंगे तो आपको ये सज़ा होगी। बाकी जो ऑप्शन लिखे हुए हैं लेजिस्लेटिव, तो उसका काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का मतलब
होता है, जो लाज उन्होंने बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उनको अमल दरामद करना। तो ये सारे इंटरप्रेटिंग जो लाज होते हैं वो सारे जो है हमारे अदलिया का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिटीजन्स पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग थ्रू वोटिंग। एक बंदे को, एक सिटीज़न को जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वोटिंग के थ्रू एक राइट दिया जाता है कि भाई आप अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सिलेक्ट करें, इलेक्ट करें, जो कि आगे जाकर पार्लियामेंट में बैठे और आपके राइट्स को, आपके मसलों को जो है वो डिफेंड करें। सिंपली इसका मकसद ये है कि जो बंदों को राइट ऑफ वोट दिया जाता है, राइट टू वोट, जो वोट डालने का हक जो होता है, सिंपली इसमें पूछ रहा है कि उसको हम क्या बुलाते हैं। मतलब कि एक पॉलिटिकल इलेक्शंस में, एक पॉलिटिकल सिस्टम में किसी बंदे को राइट टू वोट हो, वोट डालने का हक हो, उसको हम क्या बुलाते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसको हम बुलाते हैं सफ्रेज। अगला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि UDHR, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम UDHR भी लिखते हैं कि वाज अडॉप्टेड इन। पेपर में ऐसे भी आपसे सवालात पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1948 में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। यह बेसिकली एक ग्लोबल रोड मैप है जिसमें बताया गया है फ्रीडम के बारे में और इक्वलिटी के बारे में। मतलब हर इंडिविजुअल के जो है क्या राइट्स हैं, क्या उसकी फ्रीडम है, क्या मतलब उसके सारे हुकूक वगैरह इसमें बताए गए हैं और उसको कैसे प्रिवेंट करना है, उसको जो है क्या वगैरह करना है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं उनमें से थोड़ी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ। 1948 में 11 सितंबर 1948 में कायदे आज़म का इंतकाल हो गया था। 12 मार्च 1949 में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था। 1950 में लियाकत नेहरू पैक्ट हुए थे, ठीक है। और 1951 में 16 अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान को जो है वो असैसिनेट किया गया था। लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और पहले प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरा प्राइम मिनिस्टर बना ख्वाजा नाज़मुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट वेयर पावर इज़ वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज़ कॉल्ड। जब हम खुद अपने बंदे या हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करके उनको पार्लियामेंट में जाके बिठाते हैं तो उनके पास जब पावर होता है, दे हैव राइट टू मेक लॉज, राइट टू इन्फोर्स लॉज और राइट टू जो है वो मॉडिफाई द लॉज। तो उस प्रोसेस को या उस जो है उसको हम क्या बुलाते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसको हम बुलाते हैं डेमोक्रेसी। जहाँ पर पावर तो लोगों के हाथ में होते हैं लेकिन वो लोग जो होते हैं वो किसी लोगों के इलेक्टेड होते हैं, कोई जो है उनको मुंतखब करके फिर जो है पार्लियामेंट में भेजता है। तो उस प्रोसेस को जाहिर सी बात है हम डेमोक्रेसी ही बुलाते हैं, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं जमहूरियत। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक। रिपब्लिक एक बुक का नाम है, उसका ऑथर कौन है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये प्लेटो की लिखी हुई बड़ी मशहूर किताब है रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है, इन पाकिस्तान वो अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होता है पाकिस्तान का, उसको कौन अपॉइंट करता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को। पाकिस्तान का मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? काजी फायज़ ईसा। प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। लेकिन अभी जो है वो न्यू प्रेसिडेंट बनने वाला है जिसका नाम जो है वो दे दिया गया है और लग भी ऐसे रहा है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। एक और आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वो एक्ट्स एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट जो है अपना काम सरअंजाम नहीं दे सकता या मुल्क में नहीं है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होता है? मतलब वो प्रेसिडेंट के जो है काम सरअंजाम देता है, तो वो होता है चेयरमैन सेनेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज़ शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसमें पूछ रहा है कि उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बुलाते हैं जिसमें पावर शेयरिंग हो सेंटर के दरमियान और उसके जो सब यूनिट्स होते हैं या उसके जो है वो जैसे सेंटर और प्रोविंस हो गए, मतलब एक सब यूनिट हो गया, एक सब ऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। तो वो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या बुलाते हैं जहाँ पर कुछ पावर जो है वो सेंटर के पास हो और जो है कुछ पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी दी गई हो कि आप जो है यू हैव द पावर टू मेक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ योर प्रोविंस, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसको हम बुलाते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की मीनिंग ही यही है कि वेयर पावर इज़ शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। सिविक्स के MCQs काफ़ी कम मिल रहे हैं गूगल पर भी, कहाँ पर भी मैं सर्च कर रहा हूँ या क्या, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं।
तो अगर थोड़ी भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।